बुक पेज नंबर 35। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1969, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1969। वास्तव में तो यह एक औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति थी जिसकी घोषणा 1969 में तथा कार्यान्वयन सन 1971 में किया गया। वास्तव में सन 1956 की औद्योगिक नीति के द्वारा जिस लाइसेंसिंग की शुरुआत हुई थी उनकी आलोचना इस आधार पर हो रही थी कि यह नीति अपने उद्देश्यों के ठीक विपरीत परिणाम दे रही है। सरकार द्वारा प्रावधानित लाइसेंसिंग के मूल लक्ष्य काफी सुदृढ़ और तार्किक थे। एक देश के संसाधनों का सभी के विकास के लिए दोहन, 2 संसाधनों के दोहन की प्राथमिकता का निर्धारण, 3 लाइसेंस वाले उद्योगों के उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सरकार की भूमिका महंगाई नियंत्रण के लिए, 4 आर्थिक शक्ति का संकेंद्रीकरण न हो, लेकिन व्यवहार में शक्तिशाली औद्योगिक घराना अपनी पहुंच और प्रभाव के कारण नए लाइसेंस लेने में सफल होता था तथा नया उद्यमी असफल। इससे आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण हो रहा था। इसी प्रकार उत्पादों के मूल्य कम रखने के लिए इन्हें सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष और परोक्ष आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी उनके लाभ का केंद्र आम जनता थी, लेकिन वास्तविक लाभ इन कंपनियों को मिलता था। इसी प्रकार स्थापित निजी कंपनियां व्यापार व्यवहार के विशेष उपायों द्वारा नई कंपनियों को कमजोर कर उनका अधिग्रहण कर रही थी, जिससे पुनः आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण होता था। उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसिंग पर 1960 के दशक में कई समितियां गठित की गई। क स्वामीनाथन समिति 1964, ख महालानोबिस समिति 1964, ग हजारी समिति 1967, घ दत्त समिति 1969, ड़ प्रशासनिक सुधार आयोग 1969। इसने भी औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की कमियों को उद्धृत किया और तत्संबंधी उपाय सुझाए। अंततः वर्ष 1969 की नई लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई, जिसके द्वारा सन 1971 से देश में निम्न परिवर्तन आए। 1. एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम मोनोपोलिस्टिक एवं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को लागू किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण लगाकर देश में आर्थिक संकेंद्रण और एकाधिकार को नियंत्रित करना था। 2. निजी क्षेत्र की वैसी कंपनियां जिनकी परिसंपत्ति 25 करोड़ रुपए थी को इस अधिनियम द्वारा MRTP कंपनियां घोषित किया गया। इसे 1980 में बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तथा 1985 में 100 करोड़ रुपए किया गया। इसे MRTP सीमा कहा जाता था। इनके द्वारा नई कंपनी स्थापित करने के पहले सरकार से अनुमति की आवश्यकता थी। इनके द्वारा किसी दूसरी फर्म का अधिग्रहण या टेक ओवर नहीं किया जा सकता था। 3. परिभाषित प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित व्यापार व्यवहार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा MRTP कमीशन की स्थापना की गई। नई औद्योगिक नीति 1991 द्वारा MRTP सीमा की समाप्ति की गई और बड़ी कंपनियों के स्थापित होने और अधिग्रहण तथा सम्मेलन मर्जन का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्तमान समय में इस अधिनियम की जगह पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू है और MRTP आयोग की जगह प्रतिस्पर्धा आयोग कार्य कर रहा है। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973। वर्ष 1973 के औद्योगिक नीति वक्तव्य द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। कोर या आधारिक बेसिक उद्योगों को परिभाषित किया गया। ये वैसे उद्योग थे जो देश के औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत प्रकृति के थे या फिर जिनमें निर्यात की अच्छी संभावना थी। 2. कोर क्षेत्र के उद्योगों में लाइसेंस के बाद निजी क्षेत्रीय कंपनियों का भी प्रवेश संभव था जिनकी परिसंपत्ति 20 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो। 3. कोर क्षेत्र के वैसे उद्योग जो 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसार अनुसूची ए में थे, उन पर केंद्र का एकाधिकार कायम रहा। 4. मझोले और लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का आरक्षण किया गया। 5. संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट सेक्टर की अवधारणा उभरी, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में उद्योग स्थापना कर सकती थी। 6. बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs और उनके अनुषंगियों को देश में प्रवेश का प्रोत्साहन मिला, विशेषकर आम आवश्यकता के उत्पादों के क्षेत्र में। 5. 7. देश में विदेशी विनिमय के नियमन के लिए विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA लागू किया गया। इस अधिनियम को 1973 में पारित किया गया, जो 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में इसकी जगह विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम या FEMA ने लागू की है 2000-2001 से, जो FERA की तुलना में काफी सहज और उदारीकृत है।
औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। सन 1977 में घोषित औद्योगिक नीति बदलते हुए राजनीतिक हालात में बनी थी। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार सत्तासीन हुई थी, जिसमें अधिकाधिक मंत्रीगण इंदिरा गांधी विरोधी थे। साथ ही इस सरकार में समाजवादी और गांधीवादी विचारधाराओं के प्रति अधिक रुझान था। अतः इस औद्योगिक नीति में इन तत्वों की झलक स्पष्ट मिलती है। एक, अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध। ध्यान रहे कि वर्ष 1973 की औद्योगिक नीति द्वारा तकनीकी हस्तांतरण के द्वारा देश में उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया था, यह लगाया गया। वास्तविकता यह है कि विदेशी निवेश लगभग बंद कर दिया गया। साथ ही कोका कोला समेत कंप्यूटर कंपनी IBM के निवेश प्रस्तावों को स्पष्टतः नामंजूर कर दिया गया। 2, ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया गया तथा लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी गई। 3, औद्योगिक विकेंद्रीकरण, आम जनता को उद्योग से जोड़ने और लघु तथा कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए राज्यों के साथ मिलकर जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की स्थापना की गई। 4, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया तथा खादी ग्राम उद्योग की पुनर्संरचना की गई। 5, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन स्तर और उनके मूल्य नियंत्रण पर बल दिया गया। बुक पेज नंबर 36, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1980, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980। वर्ष 1980 में कांग्रेस की सरकार पुनः सत्ता में लौटी, जिसने 1977 की वैसी औद्योगिक नीतियों को निरस्त कर दिया जो 1973 की नीति से अलग थी या कि फिर समसामयिक दृष्टिकोण से उचित नहीं थी। इसके मूल अंश इस प्रकार हैं। 1, विदेशी निवेश को पुनः स्वीकृति दी गई और इसे 1973 की नीति की तरह कर दिया गया। 2, MRTP कंपनियों की पूंजी सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया गया ताकि बड़ी कंपनियों की स्थापना हो सके। 3, जिला उद्योग केंद्रों DIC की व्यवस्था जारी रखी गई। 4, औद्योगिक लाइसेंसिंग में थोड़ी सहजता लाई गई। 5, इस औद्योगिक नीति का रुझान कम ही सही उदारीकृत था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1985 और 1986, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1985 एंड 1986। वर्ष 1985 और 1986 की औद्योगिक नीतियों में समानता थी, या ऐसा कहें कि बाद वाली नीति के द्वारा पहली नीति को प्रोत्साहित किया गया। इसके मूल अंश इस प्रकार थे। 1, विदेशी निवेश को और सुगम बनाया गया। विदेशी कंपनियां अब पहले से अधिक क्षेत्रों में निवेश कर सकती थी। निवेश का तरीका तकनीकी हस्तांतरण हो रहा था, लेकिन अब विदेशी कंपनियों की नई कंपनियों में साझेदारी 49% हो सकती थी, बाकी 51% किसी भारतीय साझेदार के पास होना था। 2, MRTP सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे निजी कंपनियों के सुगम अधिग्रहण और विलय मर्जर का मार्ग प्रशस्त हुआ। 3, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 द्वारा निर्णित अनुसूची B और C के लाइसेंसिंग प्रावधान वाले उद्योगों की संख्या को कम करके 64 कर दिया गया 95 से। इससे देशी और विदेशी निजी कंपनियों तथा संयुक्त क्षेत्र कंपनियों की स्थापना का मार्ग सरल और तेज हुआ। 4, देश में दूरसंचार, कंप्यूटरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय ध्यान दिया गया। 5, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। 6, विदेशी कच्चे मालों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। 7, वर्तमान फेरा के अंतर्गत ही सरकार द्वारा विदेशी विनिमयन की उपलब्धि को सरल बनाया गया, जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों का तकनीकी आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। 8, कृषि क्षेत्र में कई तकनीकी मिशन प्रारंभ किए गए। इन औद्योगिक नीतियों की प्रकृति उदारीकरण की थी। विश्व व्यापार संगठन WTO के निर्माण संबंधी वार्ता 1984 में प्रारंभ हो चुकी थी। वैसे तो वैश्वीकरण की आधिकारिक शुरुआत विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के लागू होने 1995 के बाद हुई, लेकिन यूरो अमेरिकी देशों द्वारा वर्ष 1985 से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई थी। विलय द्वारा बड़ी कंपनियों की स्थापना हो रही थी। भारत को भी विश्व स्तरीय बाजार की आपूर्ति करने लायक बड़ी कंपनियों के उदय पर ध्यान देना था। भारत की औद्योगिक नीतियों में इस तैयारी की झलक मिलती है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके और विदेशी कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मुक्त या ओपन करने का संकेत दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति बंद या क्लोज्ड अर्थव्यवस्था की तरह ज्यादा था, जिसका इसके आधुनिकीकरण पर खूब प्रभाव पड़ा। सरकारी कंपनियों के अत्यधिक एकाधिकार और निजी कंपनियों पर लगे लाइसेंसिंग के प्रावधान भारत के औद्योगिकरण में बाधक बन रहे थे। इस कारण औद्योगिक नीतियों की प्रकृति में एक मौलिक बदलाव
आया, अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन मिलना प्रारंभ हुआ और लाइसेंसिंग के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या में कमी की गई। इस समय की औद्योगिक नीतियां वैसे एक मामले में कमजोर पड़ी। इनके द्वारा अर्थव्यवस्था की विदेशी ऋणों पर निर्भरता बढ़ाई गई। इसी तरह की अर्थनीति का सहारा 1980-85 के बीच सोवियत संघ ने भी ले लिया था। दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा के संकट से परेशान हुई। भारत में 1990 आते आते भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हुई। नई औद्योगिक नीति 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वर्ष 1991 में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति भारत की पहली सभी औद्योगिक नीतियों से सर्वथा भिन्न थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण इसकी औद्योगिक नीतियों के द्वारा हुआ था। वर्ष 1990-91 का भुगतान संतुलन संकट देश की औद्योगिक नीतियों से गहरे अर्थों में जुड़ा था। जिस व्यवस्था के तहत भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF से भुगतान संतुलन की स्थिति से निपटने का सहयोग प्राप्त हुआ, वह सशर्त व्यवस्था कंडीशनल फैसिलिटी है। इन शर्तों के अंतर्गत भारत को अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव लाने का प्रावधान था। वे बदलाव मौलिक या फंडामेंटल किस्म के थे, जिसे सरकार द्वारा एक व्यापक आर्थिक सुधार योजना के तहत प्रारंभ किया गया। भारत के आर्थिक सुधारों का प्रारंभ नई औद्योगिक नीति 1991 से हुआ। 23 जुलाई 1991 को घोषित इस नीति के प्रमुख अंग निम्न प्रकार हैं। एक, उद्योगों का अनारक्षण या डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा प्रावधानित जिन 17 उद्योगों को केंद्र सरकार के लिए आरक्षित रखा गया था, उसे घटाकर 8 कर दिया गया। बाद में इसे पुनः कमी होती रही और आज मात्र 3 ही ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो सरकारी क्षेत्र के रूप में पूर्णतः या अंशतः आरक्षित हैं। 1, नाभिकीय ऊर्जा। 2, नाभिकीय अनुसंधान से जुड़े खनिजों का उत्खनन, उपयोग, प्रबंधन, निर्यात, आयात, अवशेष प्रबंधन इत्यादि। 3, रेल यातायात। इनमें से रेल यातायात से जुड़े अनुषंगी कार्यों में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो चुका है तथा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर विचार विमर्श जारी है। बुक पेज नंबर 37। 2, उद्योगों का प्रति लाइसेंसीकरण, डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। औद्योगिक नीति 1956 द्वारा जिन उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई थी, अनुसूची बी और सी में उनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। आने वाले वर्षों में अन्य कई उद्योगों को भी लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में मात्र 6 उद्योग हैं जिनकी स्थापना के लिए लाइसेंस की बाध्यता है। 1, उड्डयन, अंतरिक्ष तथा प्रतिरक्षा संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। 2, बारूद, औद्योगिक विस्फोटक और डिटोनाइजिंग फ्यूज उद्योग। 3, खतरनाक रसायन उद्योग। 4, तंबाकू, सिगरेट और संबंधित उत्पाद उद्योग। 5, अल्कोहल युक्त पेय तथा 6, औषण एवं भेषज। 3, MRTP सीमा जो 100 करोड़ रुपए थी की समाप्ति। 4, फेरा या FERA को फेमा या FEMA में परिवर्तित करने की घोषणा। नया फेमा कानून वर्ष 2000-2001 में लागू हो गया। 5, विदेशी निवेश और तकनीकी अंतर्प्रवाह की अनुमति दी गई, जिससे अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और अप्रत्यक्ष निवेश, जिसे पोर्टफोलियो निवेश योजना कहा गया, प्रारंभ हुआ। पोर्टफोलियो निवेश योजना PIS, जिसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते थे की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1994 में हुई, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1991 में ही प्रारंभ हो गया। 6, उद्योग स्थान निर्धारण। उदारीकृत और सरल की गई उद्योगों की स्थापना के पूर्व निजी क्षेत्रीय कंपनियों को कई प्रकार के स्थान निर्धारण संबंधी अनुमति लेनी पड़ती थी, जो मूलतः पर्यावरणीय मामलों से संबंध होते थे। अब इसे 2 वर्गों में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। क, प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना किसी भी स्थान पर हो सकती है। ख, प्रदूषणकारी उद्योगों को वैसे शहरों जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो चुकी है, उनसे 25 किलोमीटर दूर उद्योग अवस्थित करने का प्रावधान। 7, चरणबद्ध उत्पादन, फेज्ड प्रोडक्शन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपने सभी उत्पादों मॉडलों को एक साथ उत्पादित करने की अनुमति प्राप्त हो गई, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। 8, कंपनियों के ऋण को शेयरों में परिवर्तित करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। बैंकों के सरकारी हो जाने के बाद निजी कंपनियां जो बैंक ऋण से स्थापित हुई थी को ऋण को शेयरों में परिवर्तित करने का प्रावधान था। इस कारण निजी क्षेत्रीय कंपनियों का एक तरह से राष्ट्रीयकरण संभव था तथा स्वामित्व पर खतरा होता है। निजी उद्योगों के विकास के लिए एक प्रमुख अवरोधक था।
विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट आर्थिक सुधारों का एक अंश विनिवेश भी है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पीएसयूज के शेयरों को सरकार से निजी क्षेत्र को बेचने का प्रावधान है। यह नई औद्योगिक नीति 1991 के उद्योगों के अनारक्षण से संबद्ध है। साथ ही इसका संबंध अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या है इससे भी है। सरकार द्वारा विनिवेश पर सलाह देने के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया 1991 में, जिसके आलोक में वर्ष 1991 में ही विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बाद में 1996 में सरकार द्वारा एक विनिवेश आयोग, विभाग और पुनः एक मंत्रालय 2000 का भी गठन किया गया। विनिवेश मंत्रालय को नई सरकार द्वारा मध्य 2003 में बंद कर दिया गया। विनिवेश के प्रकार या टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वित्त वर्ष 1991-92 में भारत द्वारा शुरू गई विनिवेश प्रक्रिया के 2 प्रकार रहे। एक प्रतीकात्मक विनिवेश या टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, ऐसा विनिवेश जिसमें सरकारी कंपनियों का शेयर महत्तम 49% तक बेचने का प्रावधान रखा गया। वास्तव में इस दौर में बेचे हुए शेयरों की मात्रा 5 से 10% रही। इस शेयर बिक्री से सरकार के पास धन तो आया, लेकिन सरकारी उपक्रमों में कोई नए तत्व का समावेश नहीं हो पाया। 2 रणनीतिक विनिवेश या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इस प्रकार की विनिवेश की घोषणा सरकार द्वारा मार्च 1999 में की गई। यह विनिवेश की व्यापक योजना थी जिसके अंतर्गत रणनीतिक क्षेत्र या स्ट्रैटेजिक सेक्टर को छोड़कर शेष सभी सरकारी कंपनियों में सरकार ने अपनी शेयर धारिता को कम करके 26% करने की घोषणा की, अर्थात परमाणु ऊर्जा, परमाणविक खनिजों से संबद्ध कार्य, अस्त्र शस्त्र और रेलवे को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निजीकृत करने का उद्देश्य था। इस दौर में जिन कंपनियों का विनिवेश हुआ था वे थी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैल्को, VSNL इत्यादि। इस विनिवेश के सार थे क सरकारी कंपनियों के कम से कम 51% शेयरों की बिक्री, ख एक रणनीतिक साझेदार या स्ट्रैटेजिक पार्टनर को शेयरों की थोक बिक्री जिसके पास संबंधित क्षेत्र का अनुभव हो। हालांकि सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के अंतर्गत 1 दर्जन से भी अधिक सार्वजनिक उपक्रमों का निवेश किया गया। यह तेजी से अलोकप्रिय हो रहा था। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ इस प्रकार के विनिवेश पर रोक लगाई गई। वर्तमान यूपीए सरकार की विनिवेश नीति प्रतीकात्मक और रणनीति विनिवेशों के कहीं बीच में स्थित है। 1 लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का साधारणतया विनिवेश नहीं किया जाएगा। अगर विनिवेश किया भी गया तो इनमें सरकार की शेयरधारिता 51% अवश्य होगी। 2 रुग्ण तथा असाध्य रूप से घाटे में चलने वाले उपक्रमों को उनके कार्मिकों के वैधानिक बकाया और हर्जाना भुगतान करने के बाद बेचा या बंद किया जाएगा। 3 सार्वजनिक उपक्रमों को लाभोन्मुख बनाने के लिए निजी क्षेत्रों में साझेदारी की जाएगी। और 4 विनिवेश से प्राप्त धन का सामाजिक क्षेत्र के विकास पर व्यय किया जाएगा। बुक पेज नंबर 38, नई लघु औद्योगिक नीति, न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 6 अगस्त 1991 को नई लघु उद्योग नीति की घोषणा की गई। आने वाले वर्षों में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की संख्या घटती गई और उनमें मझोले या फिर बड़े उद्योगों का प्रवेश होना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार लघु उद्योगों के लिए उद्योगों की संख्या ही नहीं घटी, बल्कि विद्यमान लघु उद्योगों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली बड़ी कंपनियों के से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इस प्रतिस्पर्धा में लघु उद्योगों को बड़े घाटे का सामना करना पड़ा और भविष्य अंधेरे में दिखने लगा। बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर तथा उदारीकरण के दौर में लघु उद्योगों को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए, इस पर सलाह लेने के लिए सरकार द्वारा दिसंबर 1995 में आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक की गई। इस समिति द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सलाह दी गई। 1 लघु उद्योगों में निवेश सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करना 75 लाख रुपए से बढ़ाकर। 2 छोटी इकाइयों टाइनी यूनिट्स में सीमा को बढ़ाकर निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना 5 लाख रुपए से बढ़ाकर। 3 लघु उद्योग के लिए आरक्षित मदों 497 उत्पाद को अनारक्षित करना। 4 लघु उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश FDI की सीमा 24% को समाप्त करना। 5 लघु उद्योगों के लिए वित्त पोषण संबंधी नायक समिति की सिफारिशों को लागू करना। 6 लघु उद्योगों की सहायता के लिए अगले 5 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए के पैकेज की योजना। 7 एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था जो छोटे उद्योगों की सहायता करे। 8
सेवा क्षेत्र से जुड़ी ऐसी इकाइयों को भी लघु उद्योग माना जाए। 9 लघु उद्योग क्षेत्र को लघु स्तरीय उद्यम या एंटरप्राइज क्षेत्र मानने की सलाह तथा 10 लघु स्तरीय उद्यमों के लिए साख श्रेणी या क्रेडिट रेटिंग की व्यवस्था करना आदि। आबिद हुसैन समिति के आलोक में आने वाले वर्षों में सरकार द्वारा लघु उद्योगों से जुड़े कई निर्णय लिए गए। 2 अक्टूबर 2006 को केंद्र द्वारा इनसे जुड़े सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट को लागू किया गया, जिसके मूल अंश निम्न प्रकार हैं। 1 लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया। 2 मध्यम उपक्रमों मीडियम एंटरप्राइजेस नामक लघु उद्योगों की एक नई श्रेणी का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत वैसे लघु उद्योगों को रखने का प्रावधान है जिनकी निवेश सीमा 5 और 10 करोड़ रुपए के बीच है। 3 सूक्ष्म उद्योगों के निवेश सीमा को 25 लाख रुपए रखा गया। 4 लघु तथा मध्यम उपक्रमों को उचित विकास के लिए राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उपक्रम बोर्ड नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोर्ड NSMEB की स्थापना। 5 सेवा क्षेत्र के लघु उद्योगों की निवेश सीमा 2 करोड़ रुपए रखी गई तथा इसके अंतर्गत आने वाली मध्यम इकाइयों के लिए निवेश सीमा 2 से 5 करोड़ रुपए रखी गई। और 6 लघु तथा मध्यम उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कोष या फंड के गठन की घोषणा की गई। लघु उद्योग विकास संगठन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लघु उद्योगों के निरंतर एवं संगठित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में की गई। इस कार्य को इस शीर्ष नोडल संगठन द्वारा देश में विद्यमान निम्न केंद्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। 1 30 लघु उद्योग सेवा संस्थान, 2 28 शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, 3-4 प्रादेशिक या रीजनल प्रशिक्षण ट्रेनिंग केंद्र, 4-7 प्रदेशीय क्षेत्रीय फील्ड प्रशिक्षण केंद्र, 5-6 प्रक्रिया प्रोसेस एवं उत्पाद प्रोडक्ट विकास केंद्र, 6-11 टूल रूम तथा 7 2 विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान, विद्युतीय मापक यंत्र डिजाइन संस्थान तथा इलेक्ट्रॉनिक सेवा और प्रशिक्षण केंद्र। कृष्ण कांति ब्लैक रिवॉल्यूशन यह देश के पेट्रोलियम और खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़ी क्रांति है। इसके अंतर्गत देश में खनिज तेल के उत्पादन बढ़ाने संबंधी अनेक क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। एक सरकारी तेल कंपनियां विश्व स्तर पर तेल अन्वेषण एवं विकास के सभी अवसरों का दोहन करना चाहती है। 2 तेल परिशोधन की सरकारी कंपनियां दूसरे देशों में प्रवेश कर रही हैं। 3 देश में निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को खनिज तेल के नए भंडार के अन्वेषण में प्रोत्साहन मिल रहा है। 4 बायोडीजल के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र कंपनियां भी प्रवेश कर रही है। इसके लिए जतरोफा पौधों के साथ साथ गन्ने का भी उपयोग हो रहा है। 5 सरकार द्वारा 1 नवंबर 2006 से देश में पेट्रोल के साथ 5% एथेनॉल के मिश्रण को बेचने का प्रावधान है, जिसे सन 2012 तक 10% कर दिया जाएगा। 6 बायोडीजल के उत्पादन का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा गया है। बायोडीजल और बायोपेट्रोल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय लाभों को देखकर इनके उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसमें निजी संगठित क्षेत्र के प्रवेश की बड़ी संभावना है। जहां इनके विकास से देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा, वहीं कृषि क्षेत्र की आय में वृद्धि होगी। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना इसका एक अलग लाभकारी पहलू है। मुद्रास्फीति अथवा इन्फ्लेशन महंगाई प्राइस राइज आम आदमी को प्रभावित करने वाली सर्वविदित आर्थिक अवधारणा है। भारत में यह एक काफी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। महंगाई के फलस्वरूप चुनाव में कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा है, लेकिन आम आदमी महंगाई बढ़ने या घटने के पीछे विद्यमान कारकों, इसके प्रकार और इसे रोकने संबंधी उपायों के साथ इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को शायद ही जानता हो।